वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आपने अभी तक जैम के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने सॉल्व किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे। पार्ट 2 में हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक हमने MCQ वाले कर लिए थे। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे MSQ के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द सोलर सिस्टम इज आर करेक्ट। यही देखिए MSQ का क्या है कि इसमें आपके आंसर एक भी सही हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो हमको सारे पॉसिबल सोल्यूशंस को ढूंढना है और उसको निकालने की कोशिश करना है। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। चलिए हम एक्सप्लेनेशन से इसके स्टार्ट करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक एक करके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि पहला क्या है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो देखते हैं तो इसमें क्या है। देखिए आपको पता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सोलर सिस्टम इज हीलियम और हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। दूसरा क्या करें, द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 to 50 शो एन ओवरऑल। यहाँ पे देखिए वर्ड ओवरऑल का मतलब है ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड। और मतलब अगर आप देखेंगे कि हो सकता हो कुछ एलिमेंट्स ना हो बट कुछ एलिमेंट्स हो, तो इसीलिए ओवरऑल ट्रेंड की बात किया जा रहा है। तो देखिए सोलर सिस्टम में और क्या है, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स जनरली शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन प्रोडक्ट टेबल। तो यहाँ पे भी एकदम वही है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आयरन है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है आपको ओवरऑल। तो क्वेश्चन को समझिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द अबंडेंस ऑफ हैवियर एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 50 आर मोस्टली हायर देन। यहाँ हायर की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स अबव लीड दिस एटॉमिक नंबर 82 आर रेडियो एक्टिव एंड एक्सट्रीमली रेयर इन। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, सी वाला। फिर देखिए क्या है, एलिमेंट्स हैविंग एन इवन एटॉमिक नंबर। देखिए आपका ये इवन एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट देन नेबरिंग ऑड काउंटरपार्ट्स। मतलब जो भी एटॉमिक नंबर जिनका इवन है वो ज़्यादा अबंडेंट है एज कम्पेयर टू और उनके ऑड काउंटरपार्ट के। और जो डी स्टेटमेंट हमारा क्या है, एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर आर मोर अबंडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास दो सही आंसर आया ए और बी का। तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर ए और बी। तो ये आपके ऑप्शंस होंगे। और ये भी बता दो कि ये जो डी स्टेटमेंट है इसको हम ओडो हार्किन्स रूल भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ओडो हार्किन्स रूल क्या है। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऑर्थोजेनिक मिनरल फॉर्म ड्यूरिंग डायजेसिस ऑफ सैंडस्टोन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन से ही हम इसके ऑप्शंस को भी देख लेंगे साथ ही साथ। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑर्थोजेनिक मिनरल्स फॉर्म ड्यूरिंग डायजेनेसिस ऑफ सैंडस्टोन। पहले समझ लेते हैं कि डायजेनेसिस क्या है। डायजेनेसिस रिफर टू द इंटायर सेट ऑफ physical and chemical process that occur after the depositions of sediments। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, हैवी मिनरल्स इन सैंडस्टोन आर गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोविनेंस। प्रोविनेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे हैवी मिनरल्स आर दोज मिनरल दैट हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 2.9। वो हमारे हैवी मिनरल वो मिनरल कहते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 2.89 होती है। मैंने यहाँ पे 2.9 लिख दिया है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि हैवी मिनरल्स इन सैंडस्टोन आर गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोविनेंस। अब आप देखिए कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एन आर्कोज इज मिनरोलॉजिकली मोर मेच्योर देन क्वार्ट्ज एंड एरेनाइट। अब यहाँ पे समझिए कि सी का क्या मतलब है, अ रॉक इज सेड टू बी मिनरोलॉजिकल मैच्योर विद इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंट मिनरल। आप कब किसी रॉक को मैच्योर बोलते हैं, जब उसमें रेजिस्टेंट मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एकदम लास्ट में डिपॉजिट होता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंट मिनरल कौन से होते हैं, वो क्वार्ट्ज हैं, जिरकॉन हैं, टर्मोलिन है। और जैसा कि आपको पता है आर्कोज होता क्या है, फेल्डस्पार इज नॉट अ रेजिस्टेंस मिनरल एंड आर्कोज इज एन एरेनेटिक सैंडस्टोन रिच इज फेल्डस्पार। मतलब आर्कोज में फेल्डस्पार ज़्यादा होता है और फेल्डस्पार रेजिस्टेंट मिनरल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। हम डी स्टेटमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा दो टाइप का होता है, प्राइमरी मैट्रिक्स और डिट्राइटल मैट्रिक्स। मगर इसमें समझ लीजिए कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको सीडो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और ये भी है। अब देखिए मगर यहाँ पे पता है कि मैट्रिक जो इटसेल्फ रिफर टू डिट्राइटल मैट्रिक्स दैट बाइंड्स ग्रेन्स टुगेदर। सो ऑप्शन डी इज बिट कंफ्यूजिंग। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये ऑप्शन हो सकता है बट ये थोड़ा सा बिट कंफ्यूजन है, थोड़ा सा
क्रिएट किया गया। अगर आप इन डिटेल में जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा घुमा सकता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या क्या सही हो गए, ए, बी और डी हो गए। डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नंबर 33 है। इसमें हमारे जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें डेंड्रेटिक पैटर्न की बात की है। तो हम एक एक डेंड्रेटिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि पैटर्न की ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें हमारा डेंड्रेटिक है, ट्रेलिस है, रेडियल और रेक्टेंगल है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कैसे कैसे बनता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। डेंड्रेटिक पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि स्टीम एंड स्टेबिलिटी रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ये जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उसी तरह होते हैं। ये यूनिफॉर्म सबस्ट्रेट पे और जेंटल स्लोपी एरिया पे पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म सबस्ट्रेट एंड जेंटली स्लोप, तो ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर आपका हो गया। फिर हम ट्रेलिस की बात करते हैं। ट्रेलिस पैटर्न व्हेन अ रिवर इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट ऑलमोस्ट राइट एंगल, जब ये राइट एंगल पे ट्रिब्यूटरीज बनती है तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। ट्रेलिस पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड, यहाँ पे समझ लीजिए हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिट पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए क्या, पैरेलल वैलीज एंड रिजेस, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर हम मूव करते हैं सी पे। सी हमारा क्या, व्हेन द स्ट्रीम, सी में क्या, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यूनिफॉर्म फ्लैट टोपोग्राफी। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फ्लैट टोपोग्राफी की बात कर रहा है। जबकि आपको रेडियल पता है ये डोम शेप होता है या आपका बेसिन शेप होता है, कि जिसमें आपका ड्रेनेज जो है सेंटर की तरफ जाता है या सेंटर से बाहर निकलता है। तो फ्लैट टोपोग्राफी तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ लास्ट हमारा क्या, रेक्टेंगल पैटर्न व्हेन रॉक्स आर स्ट्रांगली जॉइंटेड है, ये jointed then rectangle pattern develop, it develops on highly jointed and faulted terrain and is highly controlled structure। यहाँ पे क्या देख ली, जॉइंट एंड फॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, बी और डी। तो इसी तरह ये क्योंकि एमएसक्यू हो तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, इसलिए हमको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये बहुत की क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फॉल्ट दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि किस तरह का फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, और इसमें भी डेक्स्ट्रल है कि सिनिस्ट्रल है, वो देखते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा डायग्राम टाइप का बनाया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मैं सारी चीज़ों को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैंने इस मैप को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और ये हमारा नॉर्थ है, तो हमने इस फॉल्ट प्लेन को नॉर्थ की तरफ डिप भी कर दिया है। अगर आप इस लेयर को मिलाएंगे तो ये लेयर कुछ यहाँ पे होगी, यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आपका कुछ लेयर ऊपर जा रही है, तो ऊपर अगर लेयर जा रही है तो फॉल्ट का मूवमेंट ऊपर साइड पे हो रहा है, और जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर हमारी लेयर ऊपर जाती है तो इसको हम रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। अब ये चूंकि रिवर्स फॉल्ट हो गया तो हमारा ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछा गया कि ये सिनिस्ट्रल है कि डेक्स्ट्रल हो सकता है। हर फॉल्ट में आप देखिए यहाँ पे देखिए, द स्लिप कैन बी ऑब्लिक टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट काइनेमेटिक कैन बी आइदर नॉर्मल सिनिस्ट्रल, नॉर्मल डेक्स्ट्रल, रिवर्स सिनिस्ट्रल और रिवर्स डेक्स्ट्रल। डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल का मतलब क्या है कि जब मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज होता है तो वो डेक्स्ट्रल होता है, मतलब कि आपका मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में होता है, ये क्लॉकवाइज है तो ये डेक्स्ट्रल कहलाता है आपका, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में, तो उसको सिनिस्ट्रल कहते हैं। तो अभी अगर इस फॉल्ट को आप देखेंगे तो फॉल्ट आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये सिनिस्ट्रल है। तो आपका डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले हैं, बी और डी। इसको देखिए मैप व्यू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए अगर आप लिजले की एक बुक आती है जूलॉजिकल मैपिंग की, अगर उसको रिफर करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बेडिंग प्लेन दिया गया है, ये भी बहुत आसान से है। इसमें अगर आपको साइन याद हो, देखिए ये आपको डिप का डायरेक्शन, ये आपका स्ट्राइक है और ये डिप का है नॉर्मल कंडीशन में। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिप को शो करने के लिए और ये वर्टिकल डिप को शो करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको शो कर रहा है ये वर्टिकल डिप को शो कर रहा है। तो वर्टिकल डिप आप स्टीरियोनेट पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो आपके सेंटर से होकर पास होना चाहिए। ये आपका सेंटर है, इससे पास होने के चलना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है, तो आपका आंसर थर्ड हो गया। कुछ नहीं, आपको सिंबल अगर याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला लिजले की बुक आप रिफर करते हैं, उसके कुछ ही चैप्टर्स को आप पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे।